नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज और कार्यक्रम का समय है चुनावी चौसर का। चुनावी चौसर अपने रोज नए नए रंग के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। रोज कोई ना कोई नया मुद्दा हमारे पास में आ जाता है और उस पर एक स्थानीय लेवल पर क्या इसका असर हो सकता है आगामी चुनाव पर, हम आपको पूरे विचार विमर्श करके उसके पीछे की क्या राजनीति होती है विश्लेषणात्मक ढंग से आपके पास बताने की कोशिश हम लोग करते हैं। काफी मुद्दे गठबंधन के आधार पर हमने जो बताया, सारे चीजें गठबंधन का भी अभी करीब करीब बहुत सारा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस और राका का वापस गठबंधन टूटने की संभावना नजर आ रही है। शायद हो सकता सीटों का तालमेल स्थानीय लेवल पर ना हो तो उनका गठबंधन टूट सकता है। दोनों अकेले भी लड़ सकते हैं और हो भी सकता है, अभी चर्चा में है, उसकी संभावनाएं तलाश की जा रही है। लेकिन दूसरा गठबंधन बीजेपी का और शिवसेना का तय है। साथ ही एक और गठबंधन, तीसरी आघाड़ी जो हमने आपको बताई थी युवा स्वाभिमान की और आमदार रवि राणा की युवा स्वाभिमान की और जन विकास पार्टी डॉक्टर सुनील देशमुख की। सिर्फ इसमें जगदीश गुप्ता बीच में न्यूट्रल में भी कहाँ बैठेंगे और उनके बैठने से शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तय है। अभी आज फिलहाल में भी आज अन्ना हजारे ने पुनः वापस 11 दिसंबर को सांकेतिक रूप में अनशन पर बैठने की घोषणा की और 27 दिसंबर से पुनः वे लोकपाल के विधेयक यदि न सरकार ने नहीं ले तो उसके फिर से वापस जंतर मंतर पे अनशन करने वाले। चूंकि इलेक्शन अभी सभी स्थानीय इलेक्शन सामने, भ्रष्टाचार का मुद्दा मूल मुद्दा है। यह मुद्दा कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर भी असर डाल सकता है या नहीं डाल सकता। अन्ना हजारे का मुद्दा वापस क्या पुनः अमरावती शहर में आएगा। अन्ना हजारे ने भी घोषणा की कि 5 राज्यों में जाकर वे सरकार के खिलाफ में प्रचार करेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। कहीं न कहीं उनका असर स्थानीय चुनाव पे हो सकता है या नहीं, ये हम हमारे साथ में चुनाव विशेषज्ञ श्री माधव जी पांडे हैं। माधव जी पांडे, मुद्दे स्थानीय मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे के साथ में राष्ट्रीय मुद्दा भी, लेकिन स्थानीय लेवल पे असर डालता ही अपना कहीं ना कहीं, ऐसा हम उसको अलग नहीं कर सकते। भाई ये राष्ट्रीय मुद्दा, इसका स्थानीय लोगों से फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं असर आता है। क्योंकि अन्ना हजारे का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है हमारे सामने, इसका भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सरकार केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं असर भ्रष्टाचार क्योंकि मुद्दा भले राष्ट्रीय, लेकिन आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। क्या असर पड़ सकता है आगामी चुनाव पर, इस पर कौन सी पार्टी को फर्क पड़ सकता है, कौन सी पार्टी को फायदा हो सकता है, हम इसी चर्चा की। हमारा यार मूल का यही है कि मुद्दे कौन से होने चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये मुद्दा अभी 28 दिसंबर से फिर वापस चलेगा? पता नहीं पिछली बार के इसमें कितने दिन का चुनाव चल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने चंदू जी। भारत में पूरी हम जब से ये देख रहे हैं कि भारत एक नए मोड़ पे आ गया है बहुत सालों के बाद। करीबन जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ गई उसके बाद माहौल था, उसके बाद हमने इमरजेंसी को देखा है जो उसका प्रभाव पूरे देश में था। उसके बाद यदि कोई होता है प्रभाव वाली बात तो वो राम मंदिर की थी, पूरा देश में उसने प्रभाव रखा है। विषय नेशनल था, ये सब्जेक्ट पूरी तरह नेशनलाइज था, लेकिन उसका प्रभाव गांव गांव गली गली तक रहा। यदि हम इस बात को देखा जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के बाद या फिर राम मंदिर के बाद यदि देश में सबसे बड़ा मुद्दा आता होगा इस 60 सालों के अंदर तो अन्ना हजारे ने खड़ा किया है। भ्रष्टाचार का अन्ना हजारे का, हाँ, यानी अन्ना हजारे इस नेतृत्व से जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उस पर पूरी तरह से गंभीरता ले रही है सरकार या फिर आम जनता भी। हम अभी यदि न्यूज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो टाइम जो मैगजीन है उसने अभी अन्ना हजारे को इंटरनेशनल बना दिया है। दुनिया आप कितना भी उन पर विरोध करे, उनके समर्थन करे, उससे बनती नहीं बात। दुनिया ने ये मान लिया है कि अभी इस दशक में कोई चलना है, कोई मुद्दे को चलना है तो अन्ना हजारे को। इतने नजदीक को हमारे साथ है और बहुत नीचे। अभी जब उन्होंने शरद पवार जी पर जो कुछ तीखी प्रतिक्रिया शुरुआत में दे दी और उसके बारे में पूछा गया कि क्या सही था गलत था, लेकिन इस उनके स्टेटमेंट से उनकी छवि जो बुरी होनी चाहिए थी या मलिन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है।
अभी लेकिन छवि मलिन नहीं हुई, लेकिन एक जो ग्राफ बढ़ रहा था वो ग्राफ रुक गया, थोड़ा सा कम हुआ। छवि मलिन होना है कोई बदनाम हो गया या ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का असर उनकी लोकप्रियता पर जरूर पड़ा है। बिल्कुल, आपसे मैं, क्योंकि इतने बड़े आदमी से ऐसे भाषा की अपेक्षा नहीं है, तो निश्चित कहीं ना कहीं आम नागरिक उनकी इस भाषा से भी आहत हुआ है। यस, मुझे भी यही कहना है कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लग रहा है कि अन्ना जी में अहम पना ज्यादा आ गया, मैं पना ज्यादा आ गया। जो भाषा उनकी अभी चल रही है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, एक वो, जबकि पूरी जनता का समर्थन है तो वो है, अकेले अन्ना जी कुछ नहीं है। बिल्कुल, अन्ना जी अकेले खड़े होकर चला, कोई समर्थन नहीं तो शायद मुझे लगता है कितने भी दिन आंदोलन करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल, इसी बात को मैं थोड़ा अलग तरह से मानना चाहता हूँ कि देखिए, इतने बड़े लीडर्स है, नितिन गडकरी से लेके लालू प्रसाद तक, ये रोज कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन उनके कोई भी स्टेटमेंट का देश पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे यही कहना है कि अन्ना जी को यदि आप महत्व नहीं देना चाहते, उनकी अच्छी बुराई पर इतना सूक्ष्म नजर और किसी भी देश के प्रधानमंत्री पर भी लोगों का नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दिया है और बवाल खड़ा होगा या फिर समर्थन मिल गया है। मुझे यही कहना है, वो अच्छे बुरे, उनके अच्छे बुरे का मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, प्रभाव का विश्लेषण कर रहा हूं। तो प्रभाव में देखिए, अन्ना जी ने एक स्टेटमेंट कर दिया और बहुत ही एक महाराष्ट्र के एक मराठी आदमी जैसा गांव में बोलता है वैसा उन्होंने कह दिया, और कहते हुए उनको भी ख्याल नहीं आया होगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। जब वो समझ गए कि नहीं मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो अन्ना जी के प्रभाव को इसलिए आपको स्वीकारना पड़ेगा कि वो जो मुद्दे है अन्ना जी नहीं महत्वपूर्ण है उनके मुद्दे, और उस मुद्दे को आप देखा गया तो गांव तक वो मुद्दा आना है। उन्होंने अभी आज कॉन्फ्रेंस कर दी है। गांव तक आना, आपकी बात से मैं 100% सही हूं, लेकिन जिस ढंग से मुद्दे मान रहे, मुझे नहीं लगता कि उनको सफलता इस मुद्दों में मिल सकती है। क्योंकि मैं जो बोलूं वैसा ही हो, मैं जो बोलूं वैसा ही हो, मैंने जो किया वही हो, ये लोकशाही में नहीं चलता है। लोकशाही में सबकी सुन के समझ के बोल के करना पड़ता है। ये जो लोकशाही के, मुझे लगता है कि ये भाई मैं पना जो है, डिक्टेटरशिप है, ये कहीं आपको नहीं लगता कि लोकशाही के खिलाफ करके सब बाकी लोगों से भी समझ लो। बिल्कुल सही है आपका कि ये सब प्रिंसिपल के लिए ठीक है कि लोकशाही में ऐसा होना चाहिए, लोकशाही में वैसा होना चाहिए। तो अन्ना जी ने एक सवाल पूछा है, क्या डेमोक्रेसी ने ये कहा है कि आप अपने क्वेश्चन जब संसद में कुछ डालते हैं और उसको पीछे लेने के करोड़ों रुपए लेते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी को अपेक्षित था? ये जो सवाल है, ये पार्ट सिस्टम से बाहर जाकर हो गया। अपन सिस्टम के पीछे की बहुत सारी बातें हम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि होता क्या नहीं होता संसद में सबको सब पता है। हम तो वो देख रहे हैं कि जो सामने दिखता है अभी वही सवाल। अन्ना जी अभी कैसा है, कोई मसौदा तैयार किया कि मैं जो बोलूं वैसा करो तो करो, नहीं तो मैं अनशन पे चला। बिल्कुल, ये कहां तक अन्ना जी का ठीक है ना। अन्ना जी ने कह दिया कि मैं अनशन को बैठूंगा, कल यदि उनको समर्थन नहीं मिलता है तो समझ लो कि लोगों को उनकी बात पसंद नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आप चुनाव कैसे भी जीत सकते हैं, लोगों को साथ में नहीं ला सकते हैं। नहीं, हाँ, समर्थन की चुनाव जीतने के लिए, हाँ नहीं ठीक है ना भाई। रामलीला मैदान पे यदि पूरे देश से 4000 लोग उनके साथ में जमा हो जाते, समर्थन कहलाएंगे। 40,000 लोग जमा होते क्या समर्थन कहलाएंगे? देखिए ना, फिर यदि 4000 लोग उनके साथ चलते हैं तो क्यों संसद उनके बारे में इतना बड़ा अभिनंदन ठहरा करते हैं, इतनी बड़ी संसद चलाते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर अन्ना जी को कहते हैं कि मैं आपको सैल्यूट करूंगा। एक 4000 लोग उनके पीछे है, ऐसा यदि प्राइम मिनिस्टर को लगता है। कर दिया उस टाइम ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि अपनी परिस्थिति अपने अगेंस्ट पे भी कैसे कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता ना जैसे जी। तो उन्होंने उस टाइम सैल्यूट कर दिया। उसी प्रधानमंत्री ने उनकी सारी बात में नकार दी, इसलिए अन्ना जी वापस अनशन पे जा रहे हैं। ठीक है ना जी। तो उनके सैल्यूट को क्या वैल्यू रहेगी? तो भारत के प्रधानमंत्री के सैल्यूट को कोई महत्व नहीं है तो सभी बंद कर दो दुकानें। ये कुछ मतलब नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी गौरवशाली पुरस्कार मिलते हैं। प्रधानमंत्री के हाथ से लिखा हुआ खत यदि महत्व नहीं रखता है तो इस डेमोक्रेसी में इससे और बुरी बात हो ही नहीं सकती। भारत के प्रधानमंत्री जनता दल के प्रमुख है, कार्यकारी है, और उनकी बात यदि इतनी लाइटली ली जाती है तो आज ही भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हम जिस परिभाषा को लेकर काम कर रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री संसद में एक ऐसे आदमी को सेलेक्ट करते हैं जिसके पास कोई पद नहीं है, जिसके पास कोई लाल दी की गाड़ी नहीं है, जिसका कोई लिखावट की कोई बात नहीं है, 10वीं पढ़े कि नहीं लोगों को डाउट है, ये इतने बड़े काम उन्होंने किए हैं कि उसका प्रभाव पूरे संसद ने उनको रात तक इस बार बहस की और स्पेशली उनके विषय पर बात की। यदि उनका प्रभाव देश के अंदर पूरी तरह से नहीं बनता तो इस देश के प्रधानमंत्री उनको सेलेक्ट नहीं करते। साहब, इस बात का क्या लगता है कि हमारे देश की जो सिस्टम है भावना के आधार पर चलनी चाहिए? नहीं, सिस्टम भावना के आधार पे नहीं चलती है। इनका अन्ना जी का मुद्दा भावनात्मक कितना है और टेक्निकली कितना है? आपको क्या लगता है? इसमें भावनात्मक प्रभाव ज्यादा नहीं है? देखिए, वो मुद्दा यदि मैं उठाता, आप उठाते और कोई उठाता तो शायद उसका प्रभाव उतना नहीं बनता। कोई भी राजनेता, क्या भ्रष्टाचार पे बीजेपी ने आंदोलन नहीं किए, समाजवादी ने नहीं किए, बसपा ने नहीं किए,
हर कोई नेता चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन नेता अपने स्वार्थ के लिए उस विषय को उठाता है। भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी रैली निकाली थी बीजेपी ने, कितने पुतले फूके, इससे नहीं बात बनेगी। अन्ना कहते हैं, आप कितना भी उनको क्रिटिसाइज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अन्ना का कोई समर्थक नहीं हूं। बात तो इस बात से लेकर के उनकी प्रभाव को बात हमारे समर्थन न समर्थन की नहीं, हम तो जो उनकी विचारधारा चल रही है वो चलो उसको प्रस्तुत करें, हम आपको हमारे विचार नहीं बता रहे, कोई हमारी राय नहीं है। बिल्कुल, ये तो आम जो लोगों के बीच में राय रहती है जनता की, वो राय हम यहाँ पे रख के उसको डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी कोई पर्सनल राय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब लोगों के अन्ना के एक स्टेटमेंट से कि क्या पवार जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कहीं से नहीं आई, किसी ने भी कोई अच्छा नहीं बोला, उसका समर्थन नहीं हो सकता। मैं वही आप जो कह रहे थे कि उसके भाई बाकी लोगों का असर नहीं तो उनका असर होता, तो आज जहां इस प्रभाव पर पहुंचे तो लोग उनकी एक एक गलती ढूंढने को रेडी है। बिल्कुल, तो उनके जो भी गलत शब्द भी उनका पकड़ा जाएगा, ये उनको भी अभी ये चीज मालूम होनी चाहिए। देखिए, जीवन के 73 कंप्लीट किए उन्होंने पूरे, उन्हें भी पता है, अभी तक उन्होंने कई मंत्रियों का घर भेजा है, कई सरकार को हिला दिया है, ये सब अनुभव उनके साथ है, जिंदगी बहुत नजदीक से उन्होंने देखी है। क्या उनको भी पता है कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ, पहली प्रतिक्रिया बहुत स्पॉन्टेनियस थी, ये भी मैं मान लेता हूँ, हम बहुत बार गलती कर लेते हैं, इंसान है, वहां तक ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर से पलटवार कर दिया था आगे जाकर। उसको आप कुछ भी कहे कि यदि जनता उनके खिलाफ, तो एक पार्टी छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ दीजिए, क्या पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह से इंडिया की जनता है? बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम कई सिस्टमों से एक सिस्टम है, वहां पे कल्चर सिस्टम है, हमारे पास सोशल सिस्टम है, जाति की व्यवस्था है, बहुत सारे सिस्टम उसके आगे, लेकिन राज्य सत्ता बहुत प्रधान के स्वरूप में काम करती है, प्रभाव के स्वरूप में काम करते हैं, इसलिए हमको डर भी लगता है और उसका महत्व भी ज्यादा लगता है। लेकिन राज्य सत्ता कोई अंतिम सत्ता नहीं, राज्य सत्ता हरदम अपने अपने ढंग से चलती है। प्रधानमंत्री, मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं, फिर दूसरे दिन वो यदि मुड़ जाते कि नहीं मैंने वो गलती कर दी, तो क्या अन्ना ने फिर एक बार रिफ्यूज कर दिया? तो वो कौन सी बात की कि मैंने वो कह दिया था सॉरी, अब मैं ये मेरा स्टेटमेंट। अन्ना से इतनी अपेक्षा है, भारत के जनतंत्र के सबसे मुख्य आपसे कोई आपकी अपेक्षा नहीं है। यही तो हमारा बवाल खड़ा हो रहा है कि अन्ना की एक एक गलती पर हम इतने घंटों से बात करते हैं। वो तो एक सामान्य आदमी है, अन्ना एक विचार है, व्यक्ति नहीं। ये जब तक हम समझ नहीं लेंगे, अन्ना, जब गांधी के बारे में हम सब लोग यही कह रहे थे कि गांधी को यदि खत्म कर दिया जाए या फिर गांधी की हत्या कर दी जाए तो गांधी खत्म हो गया, ऐसे कहने वाले लोग जो थे उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी खत्म नहीं हुई, गांधी का विचार इतना रहा कि एक अन्ना और पैदा हो गया, 100 गांधी पैदा हुए। देश में विचारों का प्रभाव जहां तक चलेगा तभी हम सोचेंगे। अन्ना को जब तक आप व्यक्तिगत स्वरूप में कभी किरण बेदी पर, कभी केजरीवाल पर, कभी और सिसोदिया पर इतने हल्ले कर रही है सरकार, ये वही गलती करी है जो जब एक जमाने में गांधी के बारे में इन लोगों ने की थी कि राजनेता ये हरदम सोचते हैं कि किसी एक की हत्या कर दो। राजीव गांधी जी की हत्या कर दी, इंदिरा जी की हत्या कर दी, अपने महात्मा जी की हत्या कर दी, एक की हत्या कर दो तो सब विचार खत्म हो जाएंगे। विचार नहीं खत्म हुए, खत्म हो जाता है। अन्ना हजारे ने विचार रखा है साहब, ध्यान में रखने वाली बात है कि एक विचार इतना है कि जो हमारे तुम्हारे सबके दिल में है और उसको केवल डायरेक्शन दे रहे। कोई आम पब्लिक खड़ी होकर इस बात को कहने के लिए इतना हिम्मत नहीं रखती, हर एक को अपनी जान की पड़ी है और इतनी जान देने के लिए कोई तैयार होता है तो एक 73 ईयर्स का एक ऐसा आदमी खड़ा होता है कि जिसको देशभक्ति का पहली मोहर लगा है। कई बार उनको तकलीफ हुई है, कांग्रेस की सरकार ने दिए, तो उनकी हर बात को यदि देखा जा रहा है तो अभी 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं। अन्ना ने घोषणा आज कर दी, लाइव प्रोग्राम में कर दी, इसका इतना तगड़ा इफेक्ट करेगा कि क्या भ्रष्टाचार केवल दिल्ली में होता है, हरियाणा में होता है, हिमाचल में होता है, अमरावती में नहीं होता है, होता है गली गली में होता है। हमारे नगर सेवकों के बारे में वो जो कुछ स्टेटमेंट करेंगे उसका प्रभाव गिरेगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो क्या अन्ना ने राजनीति में किसी के साथ में और किसी के विरोध में काम करना चाहिए, ये क्या ये मुद्दा बनता है? क्यों नहीं करना चाहिए? जब नहीं किसके तो कौन अच्छा कौन है? अन्ना जो दूसरी सरकार चुन के लाएंगे क्या वो अच्छे होंगे, उसकी गारंटी अन्ना को? मुझे तो ये पता नहीं। आज कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी सत्तारूढ़ पक्ष है अलायंस पूरा क्रॉस के खिलाफ में, यदि कल ये सरकार नहीं रहती तो क्या दूसरी सरकार भी कोई भी दूसरी पार्टी उनको बोल रही है कि हाँ लोकपाल बिल हम लाएंगे करके? कोई भी किसी की गारंटी है लोकपाल बिल में कोई एक भी राजनीतिक पार्टी कोई समर्थन कर रही है? और सरकार साहब बिना राजनीतिक पार्टी के नहीं चलेगी, ये तो तय। इंडिपेंडेंट लोग मिलकर सरकार नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं एक संगठन तैयार करना ही पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक संगठन इस लोकपाल बिल के पक्ष में है? देखिए, पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम हमारे आजादी के बाद बदलती चल रही। एक जमाना था, एक रेल का एक्सीडेंट हो गया और लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया। एक जमाना था जब गांधी जी की हत्या हो गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस होम मिनिस्टर थे, उसी दिन उन्हें रिजाइन कर दिया था।
एक जमाना था कि लोग थोड़ी भी कोई उंगली उठा दे तो रिजाइन कर देते। वो जमाने में अभी अन्ना हजारे खुद को देख रहे हैं, ये भी उनकी थोड़ी कमियां हैं, हम मान लेते हैं। हम भी वही सपना देख रहे हैं, क्यों ना फिर से गांधी बने, क्यों ना हम लाल बहादुर, क्यों ये सपना इसलिए देख रहे हैं कि रोज हम प्रतिमा लगाते हैं और हार मल्लापन करते हैं, क्यों बंद कर दो ये सभी। ये यदि फिर से नहीं आना है, ये यदि हमारे सपने ही बंद कराना है, ये सब बंद कर दो और नए फोटो लगा दो जिन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया। ऐसे जो होंगे सुरेश कलमाड़ी से लेके शीला दीक्षित तक, इनको हाथ पहना दो, ये हमारे नेता बनेंगे। यदि आम जनता का, भारतीय जनता का यही सपना है कि फिर से गांधी आए, फिर से शिवाजी आए, फिर से राणा प्रताप आए, ये जो आदर्श थे उसकी पुनर्स्थापना होने की हमारी यदि अपेक्षा बनती है। डेमोक्रेसी के अंदर भी हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए, हमें लाल बहादुर शास्त्री चाहिए। तो ये जो आम आदमी की धारणा है, उसका जो सपना है, वो सपना अन्ना हजारे के रूप में वो देखता है, क्या गलती करता है। तो सपना जो है जब तक रहेगा, हमारे आदर्श की कल्पना जब तक रहेंगी, तब तक इन विचारों का समर्थन बनेगा। और फिर अन्ना दिल्ली में बैठेंगे तो भी देश उनके नाम से खड़ा होगा ही। कितनी भी बार कहो आप कि नहीं वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल झूठ है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसका उनको भुगतना ही पड़ेगा। कांग्रेस जिस ढंग से उसको कुचलना चाहती है, कांग्रेस ने इसके पहले आरएसएस के बारे में मैं कहूं, आरएसएस को कुचलने की बहुत शपथ ली थी। आरएसएस को कुचला नहीं गया, उसका विस्तार हो गया। दुनिया के अंदर ये माना गया है कि यदि कोई सत्ता किसी को कुचलना चाहती है तो कुचल नहीं सकती, क्योंकि उसको जब तक जन समर्थन है। आरएसएस को तो कुछ लोगों का समर्थन है, विचारों का समर्थन है, यहाँ तो हर पक्ष का, हम विचारों का। राजनेता अपने में एक सेटिंग बनाते हैं और सेटिंग के कारण कोई किसी को बुरा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह वो संसद में चाहे कितना भी दोपहर तक झगड़ा करेंगे, लेकिन शाम में साथ में बैठेंगे। ये जो हालत बनी है ये बहुत गंभीरतापूर्वक है। जब हमने देखा कि 60-70 तक जब इंदिरा जी तक थी, और इंदिरा जी को जब संसद में कहा गया कि बांग्लादेश के विजय पर अटल बिहारी जी ने कहा था कि आप दुर्गा है, वो एक दर्जा था विरोधकों से बात करते हुए, सत्ता से बात करते हुए। लेकिन जब वक्त आता था वो सामने साथ में नहीं बैठते थे, उनको स्पष्ट रूप से कहता था कि आप कम्युनिस्ट हो, आप बीजेपी वाले हो, या फिर आप जनसंघ के हो, या फिर हम कांग्रेसी हैं। ये विचारधारा आचार विचाराओं से सम्मिलित थी। आज तो संजय निरूपम शिवसेना में थे, दूसरे दिन कांग्रेस में। ये जब तो राजीव गांधी ये वोटिंग का सत्ता के साथ अभी विचारधारा बदलती चल जाएगी, यानी विचारों का नेता ही नहीं है, सत्ता की है, विचारों की अभी बिल्कुल राजनीति नहीं चल रही। राजनीति जो चल रही सत्ता की चल रही है। फिर भी हम आदर्शों के बल पर क्या राजनीति की जा सकती है, क्या अमरावती महानगर पालिका में कोई आदर्श निर्माण होगा, जैसा कि माधव जी बता रहे थे कि वापस जनता आदर्श ढूंढने जा रही है। तो आदर्शवाद की बात क्या प्रैक्टिकल जीवन में हम हमारे उतार पाते हैं, या प्रैक्टिकल जीवन आदर्श से ऊपर? यथार्थ में जो जिंदगी चल रही है हम देखने जा रहे हैं कि यथार्थ में आज भ्रष्टाचार से पूरा देश लिप्त है, हर व्यक्ति लिप्त है, कोई इसमें से छूटा हुआ नहीं है। जहां आदर्श की बात है इससे ऊपर उठ गए। ये पूरा यथार्थ से लेकर आदर्श तक का रास्ता क्या अन्ना तय कर पाएंगे? क्या इसका असर आगामी अमरावती महानगर पालिका चुनाव पर? मुद्दा हमारा अमरावती महानगर पालिका के चुनाव का है। हम देखते हैं ब्रेक के बाद में कि यह आदर्शवाद और यथार्थवाद की लड़ाई में क्या अमरावती महानगर पालिका का चुनाव रहेगा, होगा, या इसमें और कुछ असर करेंगे। एक ब्रेक के बाद पुनः वापस हम आते हैं। नमस्कार, सिटी न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे चुनावी चौसठ। चुनाव ब्रेक पे जाने से पहले आदर्शवाद और यथार्थवाद की बातें कर रहे थे। माधव जी हमारे आदर्शवाद की बात कर रहे थे, क्योंकि शिक्षक है, शिक्षक हमेशा आदर्श की बातें ज्यादा करता है। लेकिन आदर्श के भरोसे प्रैक्टिकल लाइफ, यथार्थ जीवन नहीं चलता। आदर्श को कहीं तो भी बाजू में रखकर हमें जो यथार्थ में चल रहा है अभी, उसको ही आगे ले जाना पड़ता है। यथार्थ से दो हाथ करने पड़ते हैं, आदर्श से दो हाथ नहीं होते। आदर्श हमेशा कल्पनाओं में रहता है, किताबों में रहता है। प्रैक्टिकल जीवन में हमें यथार्थ से दो हाथ रोजाना करते हैं। यथार्थ के साथ में आदर्श की लड़ाई नहीं हो सकती। आदर्श अपने जगह पर है, आदर्श बोलने के लिए अच्छा लगता है, आदर्श सुनने के लिए अच्छा लगता है, आदर्शवादी बातें अच्छी लगती है, लेकिन जहां वास्तविक जीवन में उसका उपयोग करना होता है वहां हमें यथार्थ से दो हाथ करने पड़ते हैं। तो क्या यथार्थ की ये बातें माधव पांडे हमारे भूल जाएंगे? क्या अन्ना हजारे के सिर्फ आदर्श को लेकर यदि चलते हैं तो क्या यह चुनाव सिर्फ आदर्शों के भरोसे लड़ा जाएगा, या यथार्थ की जिंदगी पे भी
इस चुनाव के कुछ मुद्दे होंगे। तो माधव जी से वापस पूछता हूँ कि आदर्शवाद के भरोसे माधव जी चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है? सिर्फ आदर्श की बातें हर नेता करता है, हर समाज सेवक का नेता कम करता है, समाज सेवक ज्यादा करता है आदर्श की बातें, हमारे गुरु लोग ज्यादा आदर्श की बातें करते हैं। तो इन आदर्श की बातों में क्या चुनाव सही में लगता है कि आदर्श के भरोसे लड़ा जाता है? कोई भी आदर्शवादी सिद्धांत तुमको चुनाव में असर डालता है, ऐसा लगता है क्या? देखिए, बहुत गंभीरता से देखा जाए इस मुद्दे पर। मुद्दा गंभीर है, एकदम मुद्दा गंभीर है और उसको गंभीरता से लिया गया। तो क्या इंसान अभी पैदा हुआ है? इंसान तो लाखों साल से पैदा हुआ है। क्या राजनीति आज बनी है? राजनीति महाभारत में इंसान पैदा हुआ, सब ये यथार्थ है, आदर्श नहीं है इंसान पैदा होना। यदि रामायण में आदर्श की बातें कर रहे हैं, आदर्श के ऊपर पूछ रहा हूँ, आदर्श के भरोसे कैसे कोई जी सकता है? यही मैं बताना चाहता हूँ कि क्या रामायण में राजनीति नहीं थी? क्या महाभारत में राजनीति नहीं? शाम को 6 बजे के बाद कोई युद्ध नहीं चलेगा। रामायण में भी आपको यथार्थ का सामना करना पड़ा। यथार्थ में जब सीता पे आरोप लगाया गया तो राम को उनको हकालना पड़ा, आदर्श काम में नहीं आया वहां पे। बिल्कुल, आप उस राम राज्य की सपना देख रहे हैं। जिस राम ने जैसे ढंग से राज चलाया था वो हमारा सपना है, वो गांधी जी का सपना था। देखिए साहब, मैं वहां से आपको लेकर आ रहा हूँ कि क्या महाभारत में राजनीति नहीं थी? महाभारत में तो शकुनी था, हमारा चौसर भी था। महाभारत तो हमारी राजनीति की स्टाइल है। ये तो चौसर और महाभारत का ही प्रतिरूप है। हम इसको महाभारत नाम नहीं देकर चौसर नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि है तो पूरा महाभारत ही अभी है। देखिए, एक बहुत ही समझने वाली बात है, आप सबको बता दूं कि भारतीय जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से रामायण और महाभारत को सामने रखकर रखी है। देखिए कैसा हम भाई भाई को राम। आपको क्या लगता है? वापस पूछूंगा आपसे। चलो मैं मान लिया शैली, तो क्या भारतीय सुखी है? सुख की कल्पना भी हमारी व्यक्तिगत रूप में अलग अलग है। सुख की कल्पना को भी आप इतना सुखी नहीं जान दो, खुश है, खुशी है, क्यों नहीं है? अब देखिए ना, आप रिक्शे वाले की बेटी की भी शादी रही तो खुश है। सब खुशी है, सुखी है, तो भ्रष्टाचार के नाम पर क्यों चिल्ला रहे? हम भ्रष्टाचार के नाम से नहीं चिल्ला रहे। हम इतना बता रहे हैं आपको कि देखिए साहब, रामायण महाभारत में भी राजनीति थी, 60 साल तक राजनीति थी, अभी 40 साल ही हुए। हमारी राजनीति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। हम जब तक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे सब साथ में थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था। ध्यान में लाने वाली बात है कि गांधी जाने तक 50 तक 60 तक, जब तक अम्बेडकर थे 54 तक 60 तक भ्रष्टाचार करप्शन तो सब महाभारत के टाइम से भी था। भ्रष्टाचार करप्शन ये स्वरूप नहीं था, ये स्वरूप तो जैसे जैसे देखिए महाभारत में थोड़ी मोबाइल से बात करता था कोई। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जेल थे। लेकिन आज जेल कम हुए हैं, जेल नहीं रहा। जेल में जितने लोग हैं उतने छोड़कर कोई बदमाश नहीं था। आज ऐसी हालत है कि ये समाज जेल बन गया है, हालत बिगड़ी जा रही है। और इसका डायरेक्शन देखिए, उसका अंतर देखिए तो केवल 20 साल में है। देखने वाली बात है कि इसकी मूल्य यदि हम अंदर चले जाएंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पक्ष ने, गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस है मेरी, ये बंद कर दो, विसर्जित कर दो, अब इसकी जरूरी नहीं है, इसको खत्म करने। जैसा टीम अन्ना पे चल रही है इतनी बड़ी बात, उस वक्त भी चली थी कि जब गांधी चले गए, पटेल चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, जिस मतदार संघ से राजेंद्र प्रसाद चुन कराए, उस मतदार संघ अभी शहाबुद्दीन नाम का सबसे बड़ा खुफिया माफिया चुन कर आया है। क्या हमारा चरित्र बदल नहीं गया है? क्या हमारा राष्ट्रीय चरित्र में खुद बदला नहीं है? लेकिन ये बदलाव भी कितने साल में है? केवल 20 साल में। ये तो मैं कह रहा हूं कि क्या आदर्श, अभी तक हम आदर्श की बात कर रहे थे, 20 साल हुए ना। यही यथार्थ शहाबुद्दीन का चुन के आना यथार्थ है। आप बात कर रहे हो उनके आदर्शों की। यही मैं पूछ रहा हूं कि 20 साल के अंदर कांग्रेस ने 60-65 राज किया। कांग्रेस की भी जो राजनीति थी वो 40 साल तक सही थी। मान लीजिए इंदिरा जी ने पंजाब के अंदर जो दहशतवाद बना था, आतंकवादी बने थे, खत्म कर दिया। जनरल वैद्य से पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन बात ऐसी बनी साहब कि इंदिरा जी जाने के बाद कांग्रेस की बागडोर जिन जिन लोगों के हाथ में आई, शहाबुद्दीन का सवाल पर तो कई प्रॉब्लम खड़े हुए। राजीव जी को कहा गया था कि ये जो हमारी बातें है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप उसको बदलिए मत। कांग्रेस की हर स्टाइल से राजनीति बदल गई है और इतनी बदल गई है कि सुखराम पैदा हुए, फिर कई कलमाड़ी पैदा हुए। लोगों को डर था कि मैं कुछ बुरा करूं तो ये जनता मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी ढांचे में डाल दिया देश को कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार भी करो तो भी कोई डर नहीं। यानी जब अन्ना बात कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ गैर नहीं कह रहे, उन्हें गांधी से रची हुई कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं। वो तो खुद को गांधी ही कहते हैं, मैं गांधी का चेला हूं। गांधी ने रचा हुआ जो विचार है उसको फिर से लाया गया तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरी तरह से खत्म होने की शक्यता है। लेकिन जब राजीव जी का प्रशासन आया वहां से सब प्रॉब्लम खड़े हुए। फिर धर्म के प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिमों के नेता ने अभी इंटरव्यू में कहा है कहीं कि शहाबुद्दीन की जजमेंट
हुआ था और शहाबुद्दीन का जजमेंट होने के बाद राजीव जी ने उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हुए रिटर्न कर दिया, संसद में एक अलग फैसला कर दिया क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी उनकी। ये जो राजनीति चल रही थी, मैं कहूँ हो जाए, दुनिया में कुछ भी अंतर हो जाए, लवासा के बारे में अब कांग्रेस क्या करी आप देख रहे हैं। जब अच्छा काम कर रहे थे प्रधानमंत्री तो उनको हटा दिया कि उनको ये डिपार्टमेंट निकाल दिया। ये कांग्रेस की नीति है, कोई अच्छा काम करता है वो जनता के हित में करता है, क्योंकि एक फिर से वही बात आ रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में अभी है वो लोग सब उतनी करप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, पूरी तरह से करप्ट है। एन राजा को सह रहे हैं मनमोहन सिंह, यानी मतलब क्या है, आप करप्ट है इनडायरेक्टली क्यों ना हो, प्रधानमंत्री करप्ट हो गए हैं। तो क्या नेतृत्व ही ऐसे आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह काम करेंगे, तो क्या ये मुद्दे सब यहां तक क्यों नहीं आएंगे। दुनिया के अंदर भारत नाम का कोई प्रांत नहीं है, पूरे भारत को हम पूरे भारत कहते हैं। भारत नाम का कोई शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई गांव नहीं है, देहात नहीं है। तो भारत की हम सोच के समझते हैं, तो भारत के अमरावती तक, अमरावती की भी बात रहे तो अमरावती में वही मुद्दे चलेंगे जो पूरे इंडिया के अंदर चलेंगे। यथार्थ हम इसलिए सोचना भी चाहिए कि नहीं ये बिगड़ गया अभी सुधरेगा नहीं, ये बिगड़ गया सुधरेगा नहीं, ऐसे सोचने वाले जो भी लोग रहेंगे उनको एक दिन इस बात को मान लेना चाहिए। बिगड़ गया ये सुधरेगा ये बात नहीं है, लेकिन बिगड़ा हुआ जो काम है उसके तरीके से हमको सुधारना पड़ेगा। हम पूरे आदर्शों को लेकर चलेंगे, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे से विचारों से काम नहीं चलता। आदर्शवादी जो लोग होते हैं विचारों तक ही सीमित रहते, यथार्थ में आगे कार्य नहीं करते, करके हम लोग बहुत पीछे हो गए। मेरा बोलने का मतलब ये था कि भाई यथार्थ जो सारे के सारे 80% लीडर लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, इससे क्या अच्छा होता क्या बुरा होता वैसा करके कर लेते। विचारों में जो रहने वाले सिर्फ बाहर तक ही रहते, विचार थोपते रहते लोगों पर, लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि भाई ऐसे अच्छे विचार है, विचारों को प्रवाह करते रहते। बाकी जहां तक सवाल है कि जो कार्य करने की बात आती, जैसे आप अभी पूरा कांग्रेस की बात, कांग्रेस की नीति ऐसी, कांग्रेस की नीति ऐसी, वो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ कांग्रेस की नीतियों को देखा है, पूरे उनके राज को देखा, क्योंकि राज करने वाली वही थी। हमारे सामने दूसरा पर्याय नहीं था कि इसकी नीति कैसी। जब तक उसको दूसरा पर्याय हमको मिलेगा नहीं या दूसरा पर्याय आएगा नहीं, हो सकता है दूसरा पर्याय इससे भी बेकार आने वाला, वो भी अनुभव हो सकता है जब हमको लगे नहीं इससे तो कांग्रेस अच्छी थी। हाँ ठीक है ना, ये भी दिमाग में कल्पना आ सकती, क्योंकि कोई भी पार्टी आज अन्ना हजारे भी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल सकता कि भाई भारतीय जनता पार्टी अच्छा रहेगी या समाजवादी पार्टी अच्छी रहेगी या बीएसपी अच्छी रहेगी। किसके साथ में हम बोल सकते नहीं ये भाई ये आदर्शवादी पार्टी है, ये देश के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, ऐसी कोई पार्टी का नाम बताइए आप। आपने बिल्कुल सही कहा है, पार्टी का एक संविधान होता है, एक सिस्टम होता है। अब उसमें जो लोग आए हैं बीच में, मैंने अभी कहा कि कई 20 साल से, ये पिछले 20 साल से, जैसे कम्युनिस्ट और भाजपा एक विचार से पकड़ी हुई पार्टी है, अभी भी कम्युनिस्ट विचार से पकड़ी हुई पार्टी है, उसको आप ये एकदम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अभी उनके जो चीफ मिनिस्टर थे अभी ममता बनर्जी के पहले, वो चीफ मिनिस्टर एक घर में रहते थे, एक कमरा था। जब भारत के लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, उनका भी एक कमरा था, उनके पास गाड़ी नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री के पास भी गाड़ी नहीं है, वो मारुति 800 में उनकी खुद की एक है। तो ये विचारधारा भी रखने वाले हर पक्ष में लोग हैं, ये नहीं कहना कि भैया पूरी तरह से, लेकिन जो ज्यादा तौर पे लोग हैं वो पूरी तरह से पूंजीपति है या फिर करप्टेड है या फिर माफिया है। वो तेल माफिया से लेके अवैध शस्त्रों का व्यापार करने वाले सब लोग घुस गए हैं, और उस सिस्टम में अभी हालत ऐसी हो कि कांग्रेस की बात है तो सिर्फ कांग्रेस में घुसे, ऐसा है क्या? नहीं, कांग्रेस एक सत्ताधारी है, उसमें ज्यादा है, क्योंकि सत्ता के साथ ही चलेंगे ना। आज यदि तेल माफिया जो है महाराष्ट्र के हो या मेरा भी कहना है कि सत्ता के साथ में माफिया क्या, दूसरे लोग भी सत्ता के साथ में आएंगे तो क्यों उनके साथ में भी ऐसे लोग नहीं जाएंगे, वो उनके साथ में भी जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनको ऑपरेट करने वाला एक उद्योगपति बोलो, व्यापारी बोलो, दूसरा बोलो, एक सारा इसका ऑपरेट करने वाला लोग अलग होते हैं। आज जो लोग कांग्रेस के साथ में, कल सत्ता में बीजेपी अलायंस आता है तो उसके साथ में हो जाएंगे, हुआ है ना ऐसा, यानी समझाएंगे उनको भी कि रास्ते ऐसे 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 होते, काले रास्ते, भ्रष्टाचारी रास्ते, सारे लोग समझा। कर्नाटक में हुआ है ना, कर्नाटक में रेड्डी पार्टी राजनीतिक नेता चेंज, ब्यूरोक्रेसी तो चेंज नहीं होती। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी तो वो क्यों रहती, सलाह तो वही देते पूरी की पूरी। बिल्कुल, तो जब तक ब्यूरोक्रेसी को आप बदलोगे नहीं, कैसे राजनेता बदलेंगे? इसलिए तो अन्ना कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए ऊपर लाओ, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए संसद को। अब मैंने वही कहा है कि कर्नाटक के अंदर रेड्डी जो खान के सम्राट है, उन्होंने येदियुरप्पा को बहुत सपोर्ट किया और वो सत्ता में आ गए। सुषमा स्वराज का भी उनपे ऐसा एलिगेंस है कि सुषमा जी को भी उन्होंने मदद की। तो सत्ता के साथ तो ये चलेंगे, वो हर प्रकार के माफिया, अंडरवर्ल्ड के डॉन, ये सब उनके साथ चलेंगे सत्ता के साथ। लेकिन इनकी संख्या इतनी बड़ी होगी कि उनपे अब अंकुश लाना उतना सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अन्ना जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर्स को और हमारे सांसदों को, सभी को लोकपाल के दायरे में लाइए।
क्यों नहीं चाहते? सरकार चाहती है कि मीडिया आ जाए दायरे में, सरकार चाहती है कि सब एनजीओ आ गए, क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री खुद होकर कि नहीं मुझे भी आना है और मेरी भी कुछ गलती होती है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए? ये धारणा, अब क्या होगा, माहौल कुछ बदलेगा भारत का, अच्छी तरह से बदलेगा। आपने जो नाम सुने हैं, केजरीवाल का सुनिए, आपने किरण बेदी का सुनिए, क्या ये अंगूठे बात रहे? पूरे देश के नेतृत्व देने की उनकी जो क्षमता है पॉलिटिकल नहीं होगी, उनकी कमियां होगी, ये मान लेता हूं, लेकिन अब इन लोगों के साथ आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, तंत्रज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, मीडिया के, ये लोग आगे जाकर देश चलाने की संभावना मुझे अच्छी लगती है। इन लोगों को देखकर भारत के जो लोग हमें राजनीति से क्या लेना देना और अपने घर में सुख कर रहते थे, वो लोग बाहर आने की पूरी तरह से संभावना है। आपने देखा होगा पिछले बार जब पूरे भारत का जो युवा है, जो बी मैकेनिकल, बी कंप्यूटर वैसे पढ़ रहा है, वो कोई 10वीं 8वीं नहीं है पास ना पास, वो कोई मजदूर से काम नहीं कर रहा था, वो इंटेलेक्चुअल था। वो देश में जब लड़ाई छिड़ गई आजादी की, आप उसको एक बार याद करें तो ये सभी लीडर जो थे, सावरकर से लेके भगत सिंह तक, ये उस वक्त के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी पूरी क्षमता बहुत बड़ी थी, उनके साथ जनता थी, ये सच है। लेकिन लीडरशिप अब ऐसे लोगों के हाथ में आ गई कि जिन्हों हम ना वो पूरी तरह से पड़े हुए हैं, पूरी तरह से स्वार्थी है, माफिया है, ये लोगों के हाथ की लीडरशिप जब तक जनता खुद होकर अच्छे लोगों के हाथ में न दे, ये चक्र पूरी तरह से जब घूमेगा, जब अन्ना जी का आवाज घूमेगा, उसके साथ जो विचार घूमेगा, फिर यथार्थ आपका बदल जाएगा और हमारा सच सामने आ जाएगा। नहीं, अभी माधव जी ने जो पूरा का पूरा इस चक्रव्यूह का वर्णन किया कि कैसे सत्ता बदल सकती है, सत्ता परिवर्तन कैसे हो सकता है। हम आज भी इस बारे में, ठीक है, माधव जी को आदर्श की कल्पना आगे है, टीचर है, हमेशा आदर्शों में जीता है, जिंदगी आदर्श में रहती है, बच्चों को आदर्श बनाना रहता है, उनकी विचारधारा है। लेकिन आज भी हम इस बात से सहमत नहीं कि कोई भी आने वाली सत्ता भ्रष्टाचारी नहीं रहेगी, चाहे अन्ना के समर्थन से आए या अन्ना के बगैर समर्थन क्या है, सत्ता में भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा ही रहेगा। लोकपाल बिल तक का जहां तक संबंध जब तक लागू नहीं होता, उसके भी हमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। यदि लोकपाल बिल लागू होता है तो अभी तो लोकपाल बिल भी वापस शक के घेरे में आ गया, पता नहीं लागू होवे नहीं होवे, टल गई है बात। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया वो भी टल गई, तो दूसरी बार कह दिया वो भी टल जाएगी, जरूरी नहीं। लेकिन मुख्य मुद्दा था कि अन्ना का जो वापस फंडा चलने वाला है, 5 राज्यों में जाके वह कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने वाले, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने वाले किसके समर्थन में प्रचार करनी है शायद अभी उन्होंने तय नहीं किया। निश्चित है कि उनके समर्थन में आने वाले लोग कोई ना कोई उनकी नजर में आदर्शवादी होंगे। क्या आदर्शवादी इस देश की सत्ता चला सकेंगे, या उन्हें भी फिर यथार्थ का से दो हाथ करने पड़ेंगे भ्रष्टाचार से? क्योंकि सिस्टम पूरी जो चलनी है ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चलनी, ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, जो अन्ना कहते हैं ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार, हम भी उसके समर्थन हैं, ब्यूरोक्रेसी से भ्रष्टाचार खत्म। ब्यूरोक्रेसी में यदि भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो सब लीडर लोग भ्रष्टाचार नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज की बहस का मुद्दा अन्ना पर जाकर टिक गया, लेकिन एक जो स्थानीय मुद्दे हमारे सामने है वो उस पर बहस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों में अभी एक रिटेल बाजार का मुद्दा है जो स्थानीय इलेक्शन में निश्चित उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग वोटर है, वो अमरावती में महानगर पालिका के वोटर है। महानगर पालिका के उम्मीदवारों से वो ये भी अपेक्षा रखेगा कि उनका व्यवसाय सुरक्षित रहे, तो उनके व्यवसाय की सुरक्षा जो करने की गारंटी देंगे शायद उसके पक्ष में भी वोट जाए। इन मुद्दों पे वापस हम आकर चर्चा करेंगे। एक बिजली का भी मुद्दा है, अमरावती के मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है। इन मुद्दों पे चर्चा किए बगैर हम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में क्या क्या मुद्दों पे रहेंगे इस पे सविस्तर चर्चा लगातार हमारी चालू। एक ब्रेक के बाद पुनः हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार, सिटी न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। और मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दा लेकर आ रहे हैं। हमने अभी अन्ना के मुद्दे पे बात की, आदर्श पे बात की, यथार्थ पे बात की, बहुत सारी चीजें, कुछ फिलोसॉफी की होगी इसमें। लेकिन मूल मुद्दा था हमारी जो है लोकल राजनीति। लोकल राजनीति कहने में आने वाला महानगर पालिका चुनाव। एक और राष्ट्रीय मुद्दा सामने बहुत जोरों शोरों से अभी सामने आ रहा है। विदेशी निवेश हमारे रिटेल दुकानों में घुसने की कोशिश
जो कर रहे थे, सरकार ने उनको परमिशन दे दी है कि वो आए अपना रिटेल व्यवसाय करें, यहाँ के व्यापारियों की दुकानें खत्म करे, बढ़ाए, जो भी। अब आइए तो भविष्य बताएगा क्या होगा। लेकिन एक मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है कि विदेश की जो कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पर आकर हमारी जो किराना दुकानें, छोटी मोटी दुकानें हैं, उनका एक बड़ा मॉल खोलेंगी और उनको यहाँ की जनता को सस्ते में माल देंगी और लोगों को रोजगार देंगी और इस देश का विकास होगा, इस देश से भ्रष्टाचार कम होगा, किसानों को बहुत अच्छा मुआवजा होगा। ये सारे प्रलोभन देकर कंपनियां यहाँ पे आ रही है। तो जो ये मुद्दा सामने अभी एकदम मुंह फाड़े खड़ा है हमारे सामने कि जो अब यहाँ का कोई बड़ा मार्ट, हम सीधे अमरावती पे आते हैं, बड़ा मार्ट कोई अमरावती में जब आता है तो क्या भले उसका राष्ट्रीय मुद्दा हो, लेकिन क्या अमरावती के बाकी व्यापारियों पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैसा होता है, जो धंधा करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, आवश्यक जो वस्तुएं आपकी रहती है उन चीजों का धंधा ये लोग करने वाले हैं। अभी आपके यहाँ का किराना, अनाज, सारी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है वो आपको एक रिटेल मार्ट के जगह से आपको ये देंगे। निश्चित है कि इनके रेट आकर्षक रहेंगे तो आप जनता उसकी तरफ आकर्षित होगी ही होगी, उनका बिक्रा भी बढ़ेगा और वो पैर भी जमाएंगे। कंपटीशन में आने के बाद में पैकेजिंग अच्छी देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे, जो हमारे स्थानीय लोग नहीं दे पाए, क्योंकि स्थानीय लोग ट्रेडिशनल है, उधारी का धंधा मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे है। तो इनके धंधे पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ही। जैसे अभी वॉलमार्ट की बहुत ज्यादा हवा अमरावती में है, बडनेरा रोड पर उनका बहुत जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चालू है, शायद हो सकता है बहुत जल्दी शुरुआत भी हो जाए। तो इसका स्थानीय स्तर पर जो लोकल दुकानदारों को फर्क पड़ने वाला है, स्थानीय व्यवसाय को जो फर्क पड़ना है, होलसेल का धंधा लेके आ रहा है, होलसेल का धंधा खत्म यहाँ पे हो सकता है, संभावित है। लेकिन उधारी के चलते धंधे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं रिस्पांस वॉलमार्ट को, ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं रेट का आकर्षण जरूर हमारे व्यापारियों पे काम करेगा, व्यापारी ही उनसे जाकर माल खरीदेंगे और जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी उनके धंधे पर असर होगा। तो क्या स्थानीय लीडर हमारे इस लोकल के व्यापारी के धंधे को बचाने में सक्षम है? क्या धंधा कम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, कम होगा? क्या आप किस नजर से देखते हैं जो अभी विदेशी पूंजी से हमारे यहाँ देश में व्यवसाय खुलने जा रहा है? अमरावती में वॉलमार्ट, उसका खैर वॉलमार्ट को जो परमिशन है पहले से ही उसको ऑलरेडी होलसेल की परमिशन दी हुई है। तो क्या स्थानीय लेवल पर बिजनेस पे, व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा? जो व्यवसाय का नुकसान यहाँ पे होगा और हमारे जो आने वाले नगर सेवक, जो भी यहाँ के लोकल के लीडर, वो खामोश बनकर बैठते रहेंगे। स्थानीय मुद्दा तो है, साथ में राष्ट्रीय मुद्दा, पूरे राष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है आगामी चुनाव पे असर डालेगा आपको? ये वॉलमार्ट नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। जब भारत में आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जिस ढंग से आई जी, वैसी आ रही है वॉलमार्ट। देखिए ना, पूरा भारत स्वयंपूर्ण था। वॉलमार्ट तो भारत में आ गया है, बहुत साल, बहुत जगह इसके अभी उसका ज्यादा प्रभाव बनना है। गुजरात में बनना है, एमपी में बनना है, महाराष्ट्र में बनना है, पंजाब में भी 4-5 मॉल, सभी जगह इनके मॉल है अभी। अब धीरे धीरे वही बात आ रही फिर से कि कांग्रेस की सरकारें इन सभी गलत नीतियों को सपोर्ट कर रही है। फिर कांग्रेस पे आ गया वापस। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अमरावती के व्यापारी नुकसान। देखिए ना, वॉलमार्ट तो इंग्लैंड से, ऐसा अमेरिका से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो तो इंडिया गेट से आ रहा है, वहां से आ रहा है कि वहां की संसद, जब तक भारत की संसद उसको परमिशन नहीं देती, उसका लॉ नहीं बनाती, कैबिनेट उसको मंजूरी नहीं देती, तब तक वो पैर भी नहीं रख सकते हमारे भारत के अंदर। परमिशन कौन दे रही है? भारत की कैबिनेट। ये तो प्रायोगिक तौर पर परमिशन दे रहे, बोले हाँ। ऐसा बोल रहे कोई हमारे ये नहीं अच्छा नहीं लगा तो वापस भी ले लेंगे बोलते हैं, ऐसा होता है, होगा ऐसा? लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी प्रायोगिक तत्व पे आई थी ना, जब उन्हें पता चला कि भारतीय जनता उसको इतने अच्छी तरह से समझ गई कि वो राज्यकर्ता बन गया, हमारे रूलर्स बन गए। तो क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये अलग ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी। हर कंपनियां ये भारत की तरफ भी आकर्षित क्यों? क्या यहाँ की जनता बेवकूफ है या लीडरशिप ऐसी है कि इनको आकर आसानी से इनको जगह मिल जाती कि जनता को कैसे बेवकूफ बना बन जाए? क्या कारण क्या है ऐसा? पूरे बहुत बड़ी सोने की खदान है भारत में, यहाँ पे पूरे विश्व को आप देखा जाए, एक बार थोड़ा ऊपर से देखिए, 650 करोड़ पूरे विश्व की मानव जाति का पूरा समूह है, 650 करोड़, उसमें 120 करोड़ भारत के हैं और छोटे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, ये छोटे छोटे जो स्टेट मिला 20% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत और चीन एक साथ आती है, तो आधी जनता पूरी विश्व की हमारे पास ही है और कहीं जाना नहीं पड़ता। यानी पूरे विश्व की मानव समुदाय को समझने के लिए ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत और चीन को देख लीजिए, पूरी 50% हम आ गए। बचे जो है इंग्लैंड, अमेरिका, हंगेरी या फिर जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह, ये जो पश्चिमी राष्ट्र है, ये हरदम सोचते हैं, आज की बात नहीं है साहब, ये कई सालों से चल रहा है कि वो सोचते हैं कि ये लोग जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, उनकी जो जरूरत है
यहाँ देश में 120 करोड़ की जनता होते हुए हमारे सभी यंत्र सिस्टम जो है हमने जो अपनाई है, जिसको हम प्रगति भी कह रहे हैं, क्या हमारा किसान क्यों सुसाइड कर रहा है? इतनी प्रगति हो रही है। फिर तो हमारे यहाँ किसान है, वहां पे किसान नहीं है, इसलिए उनको ट्रैक्टर से लेके सभी सिस्टम लाना है। हमारे यहाँ बर्फ नहीं गिरती, उनके यहाँ बर्फ गिरती है, इसलिए उन्होंने फ्रिज लाई है। हमारे यहाँ हर वक्त कोई उपलब्धता होती थी, हमारे यहाँ किसान था, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सभी सिस्टम थी कि जिसको भारत स्वयं पूर्ण से चलाता था, खत्म कर दिया हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। हर क्षेत्र से हमारे लड़के बेरोजगार हो गए और हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है। उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो तापमान सिस्टम है, उनकी जो प्राकृतिक रचना है, उसको देखते हुए हमारे यहाँ तो बहुत, मैं मजाक में भी कई लोगों को कहता हूँ कि मैं के शादी में भी हमारा दूल्हा कोट पहनता है। क्या भारत में कितना अंधानुकरण कर रहे हैं हम कि मैं की शादी बन रही है भैया, और दूल्हा पूरे धूप में कोट के साथ अपनी घोड़ी भी बैठा है। हम भारतीय इतना अंधानुकरण करते हैं किस बात से कि बस एक बार परंपरा फॉरेन की है, अपनी नहीं है। हम तो पहले मई में क्या पहनते थे? हम तो सूती कपड़े पहनने वाले लोग थे। भारत तो इतना गर्मी का देश है कि यहाँ कोट पहना नहीं सकता। पूरे स्किन डिसीज की प्रॉब्लम भारत में आई है तो वहां से आई है। वहां पे इतनी बर्फ गिरती है, इतना बारिश होती है, उनको कोट पहनने से, रेनकोट पहनने के सिवा पर्याय नहीं है। वो छाता लेकर ही घूमते हैं और हम छत्र लेकर घूमते थे। फर्क इतना है, छाता और छत्र में आ गया फर्क, लोगों की विचारधारा में आ गया फर्क। हम फास्ट फूड नहीं खाते थे, जंक फूड नहीं खाते थे, क्योंकि हमारी पूरी खान बरान सिस्टम पूरी तरह से अलग थी। हमने वो इंडस्ट्री खत्म कर दी, हमने ये चिप्स लाया, हमने ये सब कुछ लाया। ये जो धीरे 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 देखिए ना, पिज्जा लाया, मैकडॉनल्ड लाया, यस, ये कंपनियां छोटी छोटी, ये क्या पिज्जा हमारे खाद्य है? हमारा खाद्य जो था, हमारी जो रहन सहन थी, हमारी पहनने की स्टाइल थी, खादी बंद कर दी। अब खादी महंगी होगी क्योंकि कारागिर नहीं मिल रहे। अब खादी हमने पहनी, जहां हमारे कपास से खादी बनती थी, हमारे कपास से पॉलिस्टर नहीं बनता है। अब देखिए ना, वही सवाल फिर से आए, कपास का मुद्दा क्यों खड़ा होता है विदर्भ से? शरद पवार ने कहा है, कृषि मंत्री ने, कि भाई देखिए हम कपास के लिए कोई अनुदान नहीं दे सकते। उसकी वजह है कि भारत में कई राज्यों में कपास बनता है, लेकिन सब चिल्लाते बोले विदर्भ वाले। एक प्रधान अपने कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है, मैं तो उनकी इज्जत से बात करूंगा, लेकिन दुख की बात है कि वो भारत के कृषि मंत्री भी है कपास, और उसके साथ वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है। उनका स्टेटमेंट है कि हम इसलिए अनुदान नहीं दे सकते यहाँ के लोगों को कि कोई और मांग नहीं कर रहा। और यदि सभी ने मांग कर दी तो यदि सभी मांग करते कपास वाले, क्यों नहीं दे सकते आप? इनको परमिशन दे सकते, इनको हमारे हजारों हेक्टेयर जमीन दे सकते। वो जमीन जहां यहाँ पे किसान खेती करता है उसको आप ले लेंगे, उसके साथ वो गवर्नमेंट की जमानत बना देंगे और उसके बाद उनको दे देंगे। तो ये चक्र चला सकते हैं, आप किंगफिशर को मदद कर सकते हैं। लेकिन कपास डिमांड करेंगे विदर्भ का, फिर महाराष्ट्र करेंगे, फिर और कोई स्टेट करेंगे, इसलिए नहीं दे सकते। राजनीति में फिर से वही कह रहा हूं कि यहाँ के जो राजनेता है, जो कांग्रेस है, वो शायद कोई और पक्ष से रहते, उनका भी नाम लेता मैं, मेरे कांग्रेस से सत्ता में वो ही है, सारे नियम उनको ही लेने हैं, सिस्टम उनको बनानी है, पॉलिसी उनको बनानी है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं बोलने का टारगेट में वही आएंगे। दूसरा पर्याय है नहीं, क्योंकि विपक्ष को बैठ के पॉलिसी बनानी, विपक्ष तो जो पॉलिसी वो बनाते हैं उनका अच्छा है तो विरोध करेंगे, खराब है तो विरोध करना नहीं करना उसके बारे में सोचेंगे। ईस्ट इंडिया जब आई तो भारत की क्या हालत थी? भारत में जो राजे महाराजे थे उन्होंने परमिशन दी ना उनको, जब जनता भी विरोध कर रही थी। देखिए ना, भारत ऐसा देश नहीं है केवल कि जो आंदोलन में आया था। दक्षिण अफ्रीका ने वही सहा है। अमेरिका जब आ रही है, अमेरिका में भी स्वातंत्र युद्ध हुआ था और इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। पूरी दुनिया का आप यदि चित्र देखेंगे तो इंग्लैंड और अमेरिका, अभी जो अमेरिका हमारी शक्ति बन गई है, तो अमेरिका ये चाहती है कि जो देश वो आपको किसी भी ढंग से किसी भी हालत में ऐसी इंडस्ट्री बनाने नहीं देते कि जिससे वो प्रगति चाहते हैं, वो तो ऐसी इंडस्ट्री लाते हैं जैसे केमिकल, जो आपने भोपाल में देखा क्या हालत की है उन्होंने। क्या अमेरिका ने ऐसी कोई फैक्ट्री लाई कि जो संतरा का कोई जूस बना दे और इंटरेस्ट बना दे? क्या उन्होंने ऐसा कुछ लाया कि हापुस हमारा दुनिया के अंदर चला जाए? हापुस के लिए भारत केवल एक प्रांत में आगे है निर्यात के क्षेत्र में, तो वह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाने में ना कोई अमेरिका ने मदद की, ना सॉफ्टवेयर बनाने में ना राज्य सरकार ने मदद की, ना भारत सरकार ने। भारत का एक मेन पावर यहाँ का, मेन पावर और दिमाग अपने यहाँ का बस दिमाग है जो उन्होंने भी हायर किया। अपन ने अपने दिमाग को सेल कर दिया, अपन ने बिजनेस नहीं किया, अपन ने सेल कर दिया, इसलिए और अपने दिमाग का वो उपयोग करके। और हमारी मजबूरी क्या है कि यहाँ की जो टेक्निकल सिस्टम है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, इतनी गुलामगिरी के अंदर चली गई है कि हमारे बच्चे अमेरिका में जाते पैसे कमाते हैं। अमेरिका पास वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है,
उनके पास केवल टेक्निकल नॉलेज था, हार्डवेयर का नॉलेज जिनके पास है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमारे पास है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज यहाँ देश में इस्तेमाल करके इस देश को बड़ा कर रहे हो, ये सोच हमारे में थी। लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे तंत्रज्ञों को, हमारे साइंटिस्ट को यहाँ की सरकारी जो थी उन्होंने कोई तरह से अपना सपोर्ट नहीं किया। तो बच्चे पूरे यूएस में चले गए, यूएसए में चले गए, वहां सेवा दे रहे हैं और उनके बलबूते पर अब अमेरिका राज कर रही है। लेकिन हमारा वहां पे ऐसा प्रभाव है। लेकिन अमेरिका जो प्रोडक्ट बेचती है, जो वहां नहीं, अब उनके लिए कोई लोक संख्या नहीं है, कितना खाएंगे, कितना यूज करेंगे, तो जो बनता है वहां से जितना भी, अब भारत ऐसा देश है कि वहां वो लाएंगे और डंप कर देंगे। तो यहाँ जैसे हमारे कभी कुम्हार काम करते थे, पावर बहुत अच्छी है कि परचेसिंग पावर है, यहाँ बाइंग पावर बहुत है, मिलता अच्छा है, लोगों के सेल ज्यादा कपास को भाव नहीं देंगे, लेकिन वो 7वां 8वां 10वां वेतन लाएंगे, कपास को भाव नहीं देंगे, सोयाबीन को, यानी जो जमीनी चीज है, जो भारत की सही पहचान है, उसको किसी भी तरह से भाव नहीं करेंगे। क्योंकि 80% से भी 75% जो पूरी जनता है भारत की, वो ग्रामीण से जुड़ी हुई है। अब व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, यहाँ का व्यापारी तोड़ दिया आपने, व्यापारियों को दुकान बंद कर दी, तो भाई आज वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए बेचेंगे। तो मैं ये बोल रहा कि जो वॉलमार्ट आ रहा है वो अमरावती के व्यवसाय को निश्चित करेगा। हम आम जनता की बात नहीं, आम जनता सस्ता और अच्छा देखेगी, वो जाएगी जाएगी। दो चीजें इसमें, क्या यहाँ का व्यापारी उस वॉलमार्ट से कंपटीशन करने में सक्षम है? कैसा होगा, कैसा होगा बताइए ना। 10 बार यहाँ पे बिजली जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ रहा है, और लोड शेडिंग के साथ टैक्सेस के कितने इनके लिए बहुत अलग अलग सुविधा रहती है। क्यों इनको टैक्स पॉलिसी अलग रहेगी? बहुत अलग रहेंगी। फॉरेन के लिए इन्होंने अभी भी, आप यदि डिटेल में चले गए तो ध्यान में हो सकता है, क्यों हमारी बीएसएल कंपनी पीछे रहती है कंपनी से, क्यों हमने अभी घोटाले में देखा है ना कि रिलायंस को बहुत बड़ा सॉफ्ट किया था, और लेकिन यहाँ की जो पब्लिक कंपनी थी बीएसएनएल, उसको साइड में रखा गया था। तो ये तो हमारे अंदर की बात चलती है, ये तो फॉरेन वाले हैं, इनके तो बड़े बड़े हाथ रहते हैं। फॉरेन की जो कंपनियां भारत में स्थायित हुई, इतनी अलग तरीके से उन्होंने काम किया। पहले तो बहुत प्यारे बनकर आए थे कि फिर हमें गुलाम, जैसे अभी भी आएंगे। हाँ, अभी भी आएंगे, और अभी में सस्ता माल देंगे आपको, हमारा किसान टूट गया, किसान से महंगे में खरीदेंगे, आपको सस्ते में देंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही होगा। यहाँ फिर किसान एक बार फिर से गुलामी के यहाँ चल रहा। भारत का जो चरित्र है अभी बहुत बिगड़ रहा है, इसलिए इतनी फास्ट ये रिएक्शन क्यों ला रहे कांग्रेस, क्यों अपना खुद को बदनाम करना चाहती है मालूम नहीं, लेकिन ये सब कोई और चला रहा है। मुझे डाउट है, क्या वो देशभक्त नहीं है जो सांसद बैठे वहां पे, वो सब देशभक्त होने चाहिए, क्योंकि देश से चुने गए। सोनिया गांधी का नाम नहीं ले रखे। नहीं, मैं क्यों कोई और चला रहे हैं, कहीं फॉरेन, मैं क्यों, कभी सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, कभी शरद पवार जी ने कहा था, हम क्यों कह रहे, वो तो सब लोग कह रहे हैं, और वो वहां बैठे हुए कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है इस देश का। और यदि हमारी पूरी सिस्टम, यहाँ की सब जनता को फिर से एक बार कांग्रेस को अलग तरीके से यूज करके हुए कोई विदेशी शक्ति काम कर रही है और उसका तेज चलना है, शायद इसकी रिएक्शन है। यहाँ पे कसाब के लिए इतने दिन लग रहे हैं, दुनिया के अंदर ये मुद्दे नहीं छूट रहे कि जो हमारी प्रमुख प्राथमिकता है, हमारी सुरक्षा का व्यवस्था, ये जो यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को खत्म करना चाहती है। व्यापारियों पर क्यों चढ़ रही है? क्योंकि एक ऐसा संगठन है कि जो सत्ता के साथ तो है लेकिन प्रभाव बनाता है, और प्रभाव बनाने वाली जो संगठन है उसको तोड़ना है उनको। साथ साथ में भारत के अंदर की रचना जो है वो तोड़ने में लगी है सरकार। और सरकार एक कांग्रेस एक मुखौटा है। मुझे डर लगता है कि कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं वो क्या सही में कांग्रेस के क्या और किसके आके बैठे हैं, रिमोट कोई चला रहा है। चुनाव में हम बस गांधी जी की कांग्रेस से हम वोट कर रहे हैं। डर है मुझे इस बात से कि ये हमें भी पता है, पूरे देश चिल्ला रहा है कि भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी मत लाओ, वॉलमार्ट मत लाओ, हमारी जो कि छोटी मोटी दुकानें हैं वो चलाओ, महंगाई नहीं कम करेंगे, ये सोल्यूशन बताएंगे कि उनकी दुकान हम चलाएंगे। कौन चाहता है मैं मेरे घर का ज्यादा सुख चाहूंगा या अभी पड़ोस वाला? तो निश्चित तौर पे अमेरिका तो हमें ब्लैकमेल ही करती है हरदम। उन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ, कितने प्रकार के ऐसे करार कर दिए कि हमने जब परमाणु का प्रयोग करना चाहा तो अमेरिका ने हमें आग दिखा दिया कि नहीं करना। तो भारत स्वयं पर जब बनना चाहता था तब विदेशी शक्ति ने उनको कमी कर दिया है। लेकिन अब माहौल ऐसा बन रहा है फिर से। मुझे डाउट है इन नेतृत्व पर कि ये नेतृत्व क्या सही देशभक्त के कहने लायक है या नहीं। आपकी बहुत सारी बातें कांग्रेस से संबंधित अभी सुनने पर ऐसा लगता है कि सही कांग्रेस को लेके एक अलग एपिसोड हम पूरा तैयार करेंगे कि आप जिस ढंग से कांग्रेस के बारे में बता रहे हिसाब से तो देश को खत्म करने की बात है। यदि देश को खत्म कर दिया तो कांग्रेस राज कहाँ करेंगे? एक मुख्य प्रश्न है, ये हम कहीं और आगे की चर्चा में लेंगे। मुख्य मुद्दा आपको जो बताया था मैंने कि
ये आने से व्यापारी के वोट क्या कांग्रेस के खिलाफ सीधा सीधी अभी तो अपनी चुनावी परिचर्चा पे आ जाते, क्योंकि हमने बाहर की चर्चा बहुत कर ली। ये मुद्दा कांग्रेस का जो आपने बताया कि ये कि कांग्रेस देश को खत्म करने के पीछे लगी, आपकी सारी ऐसा मुझे शक है, ऐसा लगता है खत्म कर कोई भी चीज। मुझे आपकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी चीज जहां राज करता उसको राज जब भी कर सकता वो चीज कायम रहे, तो यदि चीज नहीं रही तो राज कैसे करेगा। शायद ये तो खुद का राज खत्म करना चाहती, क्यों खत्म करना चाहती है अपना बहस का मुद्दा लंबा है, बाद में और अपन इस पर बहस करेंगे। अभी अमरावती के व्यापारी के वोट जो अभी वॉलमार्ट आ रहा है, वॉलमार्ट के खिलाफ में अभी कोई मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी कोई इसका भी विरोध कर रही है करके, पता नहीं सबकी एडजस्टमेंट होगी क्या नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन व्यापारियों का नुकसान है। इस व्यापारियों के नुकसान के लिए यदि आप बोलते हैं कांग्रेस में इसका नुकसान होगा, आपको क्या लगता है कांग्रेस का नुकसान होगा इसमें? मैं तो चंदू जी बहुत नहीं, एक चीज और कि यदि किसी का नुकसान हो तो निश्चित तौर पर किसी न किसी का फायदा होगा। तो आप दोनों चीजें बताइए मुझे कि यदि कांग्रेस नुकसान में होती है फायदे में कौन आता है यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि विरोध भी कोई कर नहीं रहा। अभी देखिए ना, आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल व्यापारी का नुकसान है, मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर जो भारत के अपन अभी सिर्फ अमरावती की बात करेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अमरावती में भी ये हालत बन सकती है कि अमरावती के व्यापारी, अमरावती है, वॉलमार्ट अपने सामने और व्यापारी, तीन यही चीजें अपने पास में टारगेट है। यस, व्यापारी राष्ट्रीय मुद्दे के चक्कर में अमरावती के मुद्दे फिर छोड़ जाते हैं। तो व्यापारी जो होते हैं, तो व्यापारी राजनीति के साथ रहते हैं, हरदम वो सपोर्ट में रहते हैं। अब ये माना गया कि कांग्रेस के साथ ये लोग रहे क्योंकि कांग्रेस उनके समर्थन में कुछ कायदे बनाए वगैरह वगैरह या फिर सहूलत दिए, लेकिन क्या वॉलमार्ट के आने से उनकी छोटी छोटी जो दुकानें हैं या फिर बड़ी बड़ी जो दुकानें होलसेल से, ये सब लोग उसमें पीछे जाना ही है। आज वॉलमार्ट 10 रुपए की चीज शायद 5 रुपए में दे जाए, उसके लिए और नहीं। वॉलमार्ट का कॉन्सेप्ट अभी ऐसा कि हम सिर्फ होलसेल को माल देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ होलसेल के भरोसे में टिका रहे। धीरे धीरे वो अभी कैसा है, अभी सिर्फ रिटेल वालों को यहाँ पे खुश है कि नहीं अपने को बहुत अच्छे में कम में माल मिलेगा, क्योंकि यहाँ के होलसेल का हो सकता है उनको वो सेवाएं ना मिलते हो, उनको ज्यादा रेट मिलता हो या उनको घर पर सेवाएं नहीं देते हो, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जहां तक है कि आगे कहीं ना कहीं वॉलमार्ट वहां से रिटेल व्यवसाय भी शुरू करेंगे, फिर उस समय इनका वापस लोकल के रिटेलर्स है वो भी खत्म, क्योंकि निश्चित है कि मुझे 10,000 का सामान खरीदना है, मुझे 1,000 रुपए का फायदा हो तो मैं वहां तक चलकर जाऊंगा, यहाँ लोकल में जाना, क्योंकि घर से निकलता है बाहर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जाने की। तो इनके रिटेल के व्यवसाय पे भी आज नहीं कल 6 महीने बाद सालों भर बाद फर्क पड़ना ही है। तो क्या स्थानीय जो लीडर है हमारे महानगर पालिका में जो राज करने वाले, उनका कोई हक नहीं बनता कि अमरावती के व्यवसाय को सुरक्षित रखे? बिल्कुल काम करना चाहिए। कोई मुद्दा कहीं किसी ने कोई क्या अपने किसी मुद्दे में ये कोई राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल करेंगे आपको लगता है? मुझे लगता नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी भी संसद क्या हमारा एपिसोड देखने के बाद में शामिल करेंगे उसको? नहीं भाई, ये भी सेंसिटिव मुद्दा है अमरावती के लिए। लोकसभा में अभी सुषमा स्वराज ने अल्टीमेट दिया है गवर्नमेंट को कि 2 दिन में खत्म कर डालो, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, 2 दिन की बात रखिए। ये आप फिर वापस वही बनेगा। नहीं, वो मुद्दा अलग है, वॉलमार्ट मुद्दा अलग है। वॉलमार्ट के नहीं, वॉलमार्ट पे कहा है? हाँ, वॉलमार्ट पे कहा है? वॉलमार्ट को होलसेल को ऑलरेडी पहले से इनको परमिशन कई सालों से चल रहा है। अभी संसद में अभी स्टेटमेंट दिया, ये वॉलमार्ट खत्म नहीं हो, ये वॉलमार्ट के बारे में नहीं बोला उन्होंने। नहीं, आज ही बोला है संसद में। सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट है कि सुषमा स्वराज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमरावती की बीजेपी वही निर्णय करेंगी, अमरावती की शिवसेना वही निर्णय करेंगे। ऑलरेडी वॉलमार्ट चल रहे हैं, कई स्टेट में चल रहे हैं, स्टेब्लिश है पूरे के पूरे। ये पुरानी पॉलिसी थी गवर्नमेंट के, होलसेल वालों को तो इन्होंने दिया वो ये परमिशन पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो अभी विरोध चल रहा है, अभी जो विरोध चल रहा है, अभी विरोध जिस मुद्दे पर लेकर चल रहे हैं उसके लिए सरकार को टारगेट कर दिया गया है। और यदि सरकार को टारगेट किया तो बीजेपी शिवसेना ने, तो निश्चित रूप से पूरे देश में जैसे वहां पे चौहान मैदान में उतरे हैं, वहां पे मोदी उतरे हैं, तो बीजेपी की जो सरकार है उनके खिलाफ आगे अमरावती में भी ये होगा। यदि ऊपर से आदेश आते हैं उनको, तो वो इस वॉलमार्ट के खिलाफ लोकल में भी आंदोलन चलाना चाहेंगे और वो होगा। लेकिन ये वापस आए तो हम चल रहे थे स्थानीय लोगों के लीडर को ये नहीं पता कि हमारे स्थानीय का प्रॉब्लम, जब तक उनके वरिष्ठ नहीं बोलेंगे इसका अगेंस्ट करने का, जब तक ये करेंगे फिर क्या काम की अमरावती की लीडरशिप? क्यों महानगर पालिका के चुनाव अलग से होते, क्यों नहीं राज्य के साथ में चुनाव ले लेते इनके? यदि स्थानीय मुद्दा इनको यदि ध्यान में नहीं है कि उनके वरिष्ठ बोलेंगे विरोध करो तो विरोध करेंगे, जब तक विरोध नहीं करे वरिष्ठों का इनका एडजस्टमेंट हो गया तो ये साथ में चल जाएंगे। ये तो चलना है अभी, फिर क्या असर डालेंगे ये मुद्दे, क्या असर डालता है आगे? देखिए बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों का यहाँ पे मतदान है अमरावती के। नहीं तो ये व्यापारी होगा ना कि ऊपर से यदि कोई बोलता है तो विरोध करेंगे। देखिए ना, व्यापारी का अस्तित्व क्या रहेगा? किसके साथ में नुकसान? यदि मैं कांग्रेस पर जाएंगे किसके साथ में? नहीं, यही तो बोल रहा हूं मैं कि यदि वॉलमार्ट को कांग्रेस अभी चुप भी बैठी है वैसी रहेंगी तो शायद
ये सब अपोजिंग पार्टी आ जाएंगी मैदान में, बिल्कुल गारंटी के साथ। इनके किसी हमारा एपिसोड देखने के बाद में क्या इसमें लोकल में बोलना पड़ता करके हमको? अब तो हम कह रहे हैं ना कि यदि विरोधी पार्टी नहीं आती इनके साथ तो क्या वो कांग्रेस से मिली हुई है? आपको तो आना ही है। व्यापारियों के हित में अभी तो चुनाव में मुद्दा ही है ना। नहीं, चुनाव में मुद्दा भी है, अभी तक तो मुद्दे उड़ जाने चाहिए, अभी तो आचार संहिता लग जाएंगी फिर। नहीं, अभी टाइम है ना। अपने महापालिका में ये ग्रामीण में भाग ये नहीं है, ये विषय फरवरी 2 महीने जाते क्या समय लगता? मुझे तो डाउट है ना कि वॉलमार्ट तो जब तक तैयार हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, चालू होने के बाद बंद कराएंगे क्या? भाई कोई चीज पूरी प्रक्रिया होने के बाद में उसका विरोध करना शुरू ना होने दो ना उसको। वॉलमार्ट ऐसी सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी सिस्टम है, जैसे आपने कई जगह देखा है कि वो सत्ताधारी को तो मैनेज कर देते हैं साहब, अपोज वालों की मैनेज करते। हमने ये देखी है बात, जब हमने इंद्रान लाया था शिवसेना वालों को भी मैनेज कर दिया था कांग्रेस। माधव जी ने एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में की है, व्यापारी अपनी रक्षा खुद करे, इन राजनीतिक लोगों के भरोसे ना रहे। यदि उनको लगता है वॉलमार्ट का विरोध करना तो खुद होकर विरोध करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, जैसा माधव जी बताया कि सब कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। आप किसी के भरोसे मत रहो कि कोई यानी किस्मत का दरवाजा आपका खुलेगा, कोई ऊपर से उतर के आएगा और आपके इस व्यवसाय को बचाने के लिए वॉलमार्ट का विरोध करेगा। आपको यदि लगता है कि इस व्यवसाय से आपका नुकसान है तो उसका विरोध का झंडा आपको ही उठाना पड़ेगा। यदि नहीं विरोध है, उसका समर्थन है, तो आप भी खुलकर समर्थन में आइए, फिर विरोध मत करिए। मुद्दे और भी है, हम अगले एपिसोड में और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमरावती के आने वाले अभी 11-12 तारीख को महामहोत्सव अमरावती में होने वाला है, क्या उसका भी असर इस हमारे आगामी चुनाव पर पड़ेगा? अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।